Now Bohr's model. Bohr's atomic model. First we discuss the postulates of Bohr's atomic model. So first point of the Bohr's atomic model is atom consists of positively charged nucleus. Around that nucleus, electrons revolve in a different concentric circles. एक सेकेंड. Now visible है. This is nucleus. Nucleus consists of proton and neutron, and around that nucleus, electrons present in a different concentric circles, and these concentric circles are named as orbits or energy levels. ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है. और इन एनर्जी लेवल्स को क्या बोला? इन ऑर्बिट्स को, इन स्फेरिकल सेल्स को क्या बोला गया? ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल. These circular orbits are known as energy level. Whenever the electrons revolve in a specific energy level, its energy remain constant. जब भी कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है. सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कांस्टेंट है. डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज. ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. नाउ these orbits or these energy levels are labeled by the letters. जैसे पहले एनर्जी लेवल को क्या बोला? K. Then second energy level is known as L. Third energy level is known as M. Fourth energy level is named as N and so on. यानी पहले एनर्जी लेवल को उसने क्या बोला? K. सेकंड एनर्जी लेवल को क्या बोला? L. थर्ड एनर्जी लेवल is known as M. फोर्थ एनर्जी लेवल is named as N. And फिफ्थ, इस तरीके से उसने इनको, इन एनर्जी लेवल्स को क्या किया? लेबल कर दिया. सो atom consists of positively charged nucleus. Around that nucleus, electron revolve in a different orbits or different energy levels. When these electron revolve, second point जो बोला कि that when electrons revolve in a particular orbit or particular energy level, its energy remain constant. जब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तब उसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. बट व्हेन an electron present in any orbit absorbs the energy, then it goes from lower energy level to higher energy level. यदि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी, जैसे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब किया, तो लोअर से हायर में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा. एंड एज इट release the energy, evolves the energy in the form of radiation, then it transfer from higher energy level to lower energy. So that is the actual explanation of Maxwell theory. Maxwell की जो पॉइंट थी, उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था कि जब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तब उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी. लेकिन जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तो वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा, देन इट ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. जब तक एनर्जी एब्सॉर्प्शन और इवोल्यूशन नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, और उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी. So that is the correct explanation of first drawback of Rutherford model. Second जो drawback था Rutherford model का वो क्या था
that how many circular orbits present around the nucleus. ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट्स को लेबल कर दिया। पहली ऑर्बिट को K बोला, दूसरी ऑर्बिट को L, तीसरी ऑर्बिट को M, चौथी ऑर्बिट को N एंड सो ऑन। और how many electrons present in each orbit? तो electrons which are present in an orbit which revolves around the nucleus in a circular orbits, उन electrons का nucleus के around जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स के अंदर अरेंजमेंट प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। क्या प्रपोज किया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट नील्स बोर ने प्रपोज किया, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can accommodate in an orbit is equals to 2n square. Maximum number of electron that can accommodate in orbit is equals to 2n square, where n is orbit number. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, जैसे n इक्वल्स टू 1, उसको ऑर्बिट को नेम दिया k, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम 2 into 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट है दैट लेबल एज n, 2 into स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज 4 2 is 8। थर्ड ऑर्बिट m, 2 into 3 का स्क्वायर 18, n इक्वल्स टू 4, n 2 into स्क्वायर ऑफ 4, that is 32 and so on. So that much of electron present in each orbit. When electrons are filled, second point about the distribution of electron in orbit, second point is what? When the electrons are filled in the orbits, first electrons are filled in a lower energy level, they will be filled in the inner shell, then as the inner shell is completely filled, then they will fill in an outer shell. तो एनर्जीज के हिसाब से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में जाएंगे, ये शेल जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाएगा, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आएंगे, फिर नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। इस तरीके से ऑर्बिट फिल होंगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द लोअर एनर्जी लेवल, एज द लोअर एनर्जी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड, then electron goes to the higher energy. And third point about the distribution of electron in orbit is the maximum number of electron that can accommodate in a outermost shell. किसी भी particular atom की जो outermost orbit है, that outermost orbit is also known as a valence shell. ठीक है, तो उस valence shell में maximum कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। So maximum 8 electron can accommodate in a outermost shell of an atom. यदि किसी भी पर्टिकुलर एटम का outermost shell होगा तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे? 8 से ज्यादा अकोमोडेट नहीं करेंगे, एंड दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, मैक्सिमम outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? 8 से ज्यादा नहीं करेंगे। और उससे इनर वाले शेल में, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज अ वैलेंस शेल, एंड पेनल्टीमेट शेल यानी इनर आउटर शेल से अंदर वाला शेल जो होगा पेनल्टीमेट शेल, तो उस पेनल्टीमेट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 18। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 18। सो दीज आर द 4 रूल्स for the distribution of electron in the orbit. और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम क्या डिस्कस करते हैं? वैलेंसी ऑफ एन एटम। क्या डिस्कस करते हैं? वैलेंसी ऑफ एटम। सो बिफोर डिस्कसिंग द वैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, पहले मैं कुछ और टर्म्स इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एंड
मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus, that is called its atomic number. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। मास नंबर क्या होगा? that represent by A, that number of protons plus number of neutrons, that collectively known as mass number. ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करें, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? A माइनस। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, now we discuss the valency of an atom. So before discussing the valency, ठीक है, of an atom or a particular element, first we define what is valency. Valency of an atom, of an element, is combining capacity of that element. That is the simplest definition of an valency. Combining capacity of an element with the atoms of other element is called its valency. But जब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करें तो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज और शेयर बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ शेयर कर रहा है, अभी तीनों प्रोसेस क्यों कर रहा है? टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस क्या होती है? इनर्ट गैसेस। जिनके नोबल गैसेस कौन सी हुई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी नोबल गैसेस है। तो हीलियम में आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नियॉन, आर्गन, बाकी सबके आउटरमोस्ट सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन क्यों होता है? टू कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रूल जो पढ़ा, जो बोर्स ने प्रपोज किया कि आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे ही किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देन इट बिकम्स केमिकली इनर्ट। तो कोई भी एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन क्यों हो रहा है? टू एक्वायर 8 electron in an outermost cell, and as it acquires the 8 electron in an outermost cell, it acquires a nearest noble gas configuration. So how can we define the valency? The number of electron gained or lose or shared by an atom with the atom of other element to acquire nearest noble gas configuration. Is called its valence. ठीक है, दैट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। अब वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 रूल है। ठीक है, जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट यू चेक आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटरमोस्ट शेल, जैसा मैंने बोला, आउटरमोस्ट शेल क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल बोला जाता है। और वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट यू डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है।
आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए दो रूल है। पहला रूल क्या है, इफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, या तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर दो इलेक्ट्रॉन है या फिर तीन इलेक्ट्रॉन है या फिर चार इलेक्ट्रॉन है, देन 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 valence electron in their outermost shell, then the valency is equals to the number of valence electron। पहला क्या होगा, जब आपके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है या चार इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड, if it consists 5 6 7 or 8 electron in their outermost shell, then valency is equals to 8 minus number of valence। क्या होगा, 8 minus number of valence। देखिए दो रूल है वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए। यदि आउटरमोस्ट सेल में देखिए किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो पहले उस एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। वो फाइंड आउट करने के बाद दो रूल आपको यूज करने हैं, दोनों में से कोई एक रूल आपका एप्लीकेबल होगा। यदि आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है या चार इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन सपोज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 और 6 और 7 और 8, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 minus 5 8 minus 6 8 minus 7 और 8 minus 8, दैट इज द वैलेंसी। तो ये दो रूल है। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन पता होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वैलेंसी पता चलेगी। तो हम एक पूरा टेबल कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी का। तो पहला है एलिमेंट इस टेबल के अंदर, सेकेंड है इट्स एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से, थर्ड आपका आएगा मास नंबर, फोर्थ आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉलम सेम रहेगा क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताएंगे, चार शेल है हमारे पास, K L M और N, ठीक है। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक ही कॉलम लिया है हमने, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक सेकेंड, अब विजिबल है, ठीक है। एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 0। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो आप अरेंजमेंट दिखाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई 1। फिर हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन्स 2। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, दूसरी शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाएंगे, पहली ऑर्बिट में ही दो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएंगे। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, ये 3 ये 4, 7 माइनस 3 4। अब इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो चले जाएंगे, दूसरी ऑर्बिट में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर आपका क्या हो जाएगा
9, ठीक है। प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन 5, ये हो जाएगा 2 and 2। इलेक्ट्रॉन 4 है तो 2 and 2। देन बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 11, ये 5, न्यूट्रॉन 6, 2 and 3। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 3। देन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6, ये हो जाएगा 2 and 4। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, मास नंबर 14, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन 7, 2 and 5। फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 16, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 8, न्यूट्रॉन 8, 2 and 6। फिर फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19, ये 9, प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10, 2,7। फिर नियॉन 10 20 10 10 2,8। अब ये नहीं, ये आपको जरूरत नहीं है, टेबल बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। मैं बुक वीडियो भेज दूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा, बाद में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एलिमेंट, ये एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, ये सेकंड कॉलम मास नंबर, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड लास्ट वन इज, एक सेकेंड, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में हम वैलेंसी चेक कर लेते हैं, पहले 10 एलिमेंट की। अब हमने क्या बोला कि आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1 हाइड्रोजन की। अब हीलियम एक्सेप्शन है, नॉर्मल गैसेस है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0। फिर लिथियम की वैलेंसी, हो जाएगी 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट सेल में, इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - 5, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 3। फिर 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। और इनकी वैलेंसी 1 2 3 और 4। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जिस तरीके से हमने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए किए हैं, वैसे ही हम क्या कर लें, बाकी एलिमेंट्स के लिए निकालें वैलेंसी। तो पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमें देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, अब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएंगे, क्योंकि अब आपका सेकंड शेल भी कंप्लीटली फिल हो गया है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट 10 एलिमेंट में एक साथ ही लिख रहा हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। देयर मास नंबर, इसका मास नंबर है 23, इसका 24, इसका 27,